तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का दीपक इकोनॉमिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं और जिनका आम जिंदगी के में जानने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम यहाँ डिटेल में इजी लैंग्वेज में सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। क्या नाम है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, स्पेशली बैंकिंग के सेक्टर में एनपीए, कि देश में क्या हो रहा है, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। आपने ये बात सुनी होगी। इस वर्ड का उपयोग हमेशा बैंकों के संदर्भ में किया जाता है। तो सबसे पहले बात तो कि एनपीए होता क्या है। एनपीए होता क्या है, व्हाट इज एनपीए, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। फिर एनपीए तो चलो ठीक है वो हुआ, लेकिन अगर एनपीए बढ़ेगा तो उसका क्या लॉस है, इकोनॉमी को क्या लॉस है, बैंक को क्या लॉस है, देश को क्या लॉस है। सबको कुछ ना कुछ लॉस होता है इसके एनपीए के बढ़ने से, तो इसके बारे में हम जानेंगे। फिर क्या एनपीए को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कोई एफर्ट किए हैं क्या, गवर्नमेंट के प्रयास देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे एफर्ट्स किए, इनके बारे में जानेंगे। जैसे एक बैंक लेटेस्ट में बजट में बेड बैंक बनाया गया देश में, तो क्या ये इसमें बेड वाली क्या बात है, तो इसके बारे में जानेंगे। एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016 में लेके आए थे, उसके बारे में जानेंगे। कई सारी प्राइवेट की बड़ी कंपनियां होती है, एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इनके बारे में जानेंगे। अलग से कुछ ट्रिब्यूनल बनाए, डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में जानेंगे। और कई सारे स्कीम है, S4A है, एसडीआर है, कई सारे स्कीम के बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। जब अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब इनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं हेडिंग, नॉन परफॉर्मिंग असेट। सिंपल, ठीक है। तो दोस्तों, अब पहली बात, सबसे पहले बात तो मुझे बताओ, बैंक का क्या काम होता है। बैंक किसे कहते हैं, मैं बार बार मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको 1000 बार बता रखा है बैंक किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक। तो मैंने बताया था, बैंक एक ऐसी संस्था होती है, समझ ये बैंक है जो क्या करती है, जो कॉमन मैन से, कोई बिजनेस मैन से भी ले सकती है, ऐसा नहीं कि कॉमन मैन से ले, सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पैसा लेती है, जमा करते हैं बैंक में जाकर हम पैसा जमा करते हैं। किस लिए? ताकि वो लोन दे सके। किसको? कॉमन मैन को भी दे सकता है, बिजनेसमैन को भी दे सकता है। बैंक आपने देखा होगा तो मोटरसाइकिल लोन भी देता है, तो बैंक कॉर्पोरेट मालिया को भी लेन देता है, हालांकि खा जाते हैं वो बात अलग है। तो दोनों चीजें अपनी जगह सही है। तो बैंक का क्या काम है, बैंक ऐसी कोई संस्था जो आम जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ताकि वो आगे लोन दे सके। इस घटना को, इस चीज को, ऐसा कोई काम करने वाली जो मध्यवर्ती संस्था है ना, इंटरमीडिएट, ये देखो एक तरह से बैंक क्या बिचौले की भूमिका में, इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूट है। बैंक का अपना कोई पैसा नहीं होता, बैंक आपसे पैसा लेगा, आम आदमी का पैसा, बैंक जो कोई जॉब कर रहा है उसका पैसा, कोई बिजनेसमैन कर रहा है उसका पैसा, कोई एफडी करा रहा है इसका उसका पैसा, उसी के पैसे को आगे डिपॉजिट लोन देता है। तो बैंक का अपना कुछ नहीं होता कि भाई उसके बाद तिजोरी में पैसा भरा पड़ा है, कहीं नहीं होता। बैंक तो एक बीच में मध्यवर्ती का काम करती है जो दोनों को मिला देती है। एक तरफ ऐसा लोग जिनके पास पैसा है, क्या है, सरप्लस अमाउंट है, जो जमा करना चाहते हैं, जिनको ब्याज चाहिए। एक तरफ ऐसा है जिनके पास डेपोसिट है, जिनको पैसे की आवश्यकता है, डिपॉजिट है। जैसे कि किसी को हाउसिंग लोन लेना है, घर बनाने के लिए लोन लेना है, कोई टीचर को, तो उसको जरूरत है, तो दोनों को मिला देता है। तो बैंक ऐसी इंटरमीडिएट संस्था होती है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट संस्था होती है, जो क्या करती है, जो आम व्यक्ति से डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोन देती है। यहाँ तक बात ठीक है। तो ये तो बैंक की परिभाषा होगी, इसको आप कभी भी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रखोगे। एक होता है, देखो, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में दो चीजें होती है। बैलेंस शीट मतलब मेरी संपत्ति का, मैं मतलब मेरे पास जितने भी देनदारी है ना पैसा की, इनका रिकॉर्ड रखते हैं, उसको बैलेंस शीट कहते हैं। कोई कंपनी है, कितना पैसा आना है, कितना जाना है, सब कुछ इनका रिकॉर्ड जहाँ रखते हैं ना, उसको बैलेंस शीट कहते हैं। कोई अलग से बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसमें दो चीजें होती है, एक तो असेट, एक लाइबिलिटी, समझ लो अंतर आप इनको, असेट और लाइबिलिटी। असेट कहते हैं संपत्ति को, जिसका मैं ओनर हूं, जो मुझे पैसा कमा के देगा। संपत्ति जो मैं ओनर हूं जिसका, वो मेरे लिए असेट है। सपोज को मैं हूं, मेरे पास एक मकान है, तो मेरा वो असेट है। मेरे पास कोई फ्लैट मैंने खरीद रखा, वो मेरा असेट है। मेरे पास गांव में कोई जमीन है, तो वो मेरा असेट है। मैंने कोई इंडस्ट्री खोल रखी, तो वो मेरा असेट है। मैंने बैंक को पैसा जमा किया, एफडी कराई, सपोज करो ये बैंक में। तो बताओ, ये मैंने, ये आदमी ए है, इसने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, तो ये 1 लाख रुपए का मालिक कौन है? सिंपल सी बात बताओ मुझे। तो इस केस में देखो आप कि जो मालिक की जनता है, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, उसका मालिक मैं हूं। बैंक ने तो एक तरह से क्या लेकर रखा है, मुझसे उधार लिया है, उसको उल्टा देखो। इस संदर्भ में मैं 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर रहा हूँ, इसका मतलब बैंक मुझसे 1 लाख रुपए उधार ले रहा है। तो इस 1 लाख का मालिक कौन है? इसका मालिक ये है। तो इसके लिए 1 लाख रुपए क्या है? असेट है। ठीक है।
जन बैंक ने इससे 1 लाख रुपए उधार लिए, इसलिए बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है एक तरह से। क्या है लाइबिलिटी, क्यों है? 1 लाख रुपए एफडी कराइए, साल 2 साल बाद 7% 8% ब्याज छोड़ वापस चुकाना पड़ेगा इसको, तो उसको क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं एक तरह से, मतलब उधार लिया है। दूसरा केस, ये बैंक के पास क्या है, इसने इस बी को कोई 1 लाख रुपए का लोन दिया है, सपोज करो लोन दिया। अब बताओ यहाँ ये इसके लिए क्या है, तो सर ये तो बैंक इस 1 लाख का मालिक है। क्या है, बैंक इस 1 लाख का मालिक है, क्यों? इसने तो उधार लिया है, इसको तो साल 2 साल बाद जितना ब्याज बनेगा ब्याज से तो वापस बैंक को लौटना पड़ेगा। ये तो एक तरह से मालिक तो कौन है इन 1 लाख रुपए का, तो बैंक है। तो बैंक के लिए ये 1 लाख रुपए जो लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है, वो क्या है, वो उसके लिए दोस्तों असेट होते हैं, उसकी संपत्ति होती है, जो पैसे कमा के देते हैं। आम जनता से पैसे उधार लेता है बैंक, और किसी को उधार देता है, तो जो दिया है वो तो असेट है, जो लिया था वो लाइबिलिटी है। बस यही काम बैंक करता है यहाँ तक, ठीक है। तो अब असेट लाइबिलिटी में कभी कंफ्यूज हो गए, नहीं हो गए, तो मैं बता देता हूँ फिर एक बार। ये बैंक इन्हें 1 लाख रुपए यहाँ डिपॉजिट किया, तो बताओ ये 1 लाख रुपए जो बैंक के पास आ रहा है यहाँ डिपॉजिट, ये बैंक के लिए क्या है? सिंपल सा बात बताओ ना, तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है, बैंक एक तरह से जनता से उधार ले रहा है। फिर ये 1 लाख रुपए इसने बी को उधार दे दिया, ठीक है, सपोज करो। तो ये जो लोन दिया है इसने या एडवांस दिया है, वो क्या है, वो बैंक के लिए क्या, बताओ? वो बैंक के लिए सर असेट है, असेट है। 1 लाख रुपए दिया है, वापस से क्या करेगा ये बी, तो है ना ब्याज से, तो उसको इंटरेस्ट से वापस पेमेंट करेगा बैंक को, बैंक अपना पैसा कमाएगा। तो असेट तो उसको कहते हैं संपत्ति होती है जिससे आगे और पैसा कमा के लाता है, उसको असेट कहते हैं। तो ये अगर ये गेम समझ गए हो तो आप एनपीए समझ जाओगे, नहीं समझे, समझ गए तो फिर हम आगे और बढ़ते हैं। तो फिर वापस बैंक आ जाते हैं। बैंकिंग किसे कहते हैं, तो बैंक ने समझ में पैसा डिपॉजिट में लिया, ठीक है। ये कोई बैंक था, इसने पैसा डिपॉजिट में लिया 100 करोड़ रुपए, ठीक है। आम जनता से, बिजनेसमैन से, जिसने भी लिया, इसका कुछ परसेंट राशि जो है ना सीआरआर के रूप में जमा करना पड़ता है, नगद में आरबीआई के पास कैश जमा करना पड़ता है, ताकि कभी इमरजेंसी में तुरंत उसको इस्तेमाल कर सके। ये लगभग 4% के आसपास रहता है सामान्यतः। कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इनमें निवेश करना पड़ता है, जैसे 18%, ताकि ये पैसा डूबे नहीं, कुछ पैसा तो सेफ उसमें निवेश हो। तो ये पैसा तो इसको क्या होता है, आरबीआई ने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, ये इतना पैसा तो उधार दे नहीं सकता, ठीक है। तो सपोज करो इसने ना ये पैसा तो एक जगह डाल दिया, इसके बाद ये 80 करोड़ रुपए लोन में दे दिया। अब मुझे बताओ, लोन कह दो या एडवांस कह दो, कई जगह अलग अलग भाषाओं में अलग चीज कहते हैं, एक ही बात होती है, लोन एडवांस कहते हैं। ये बैंक के लिए क्या एसेट, ये बैंक के लिए क्या एसेट, ये 80 करोड़ रुपए, तो आप सर एसेट है। अब बताओ ये एसेट परफॉर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? परफॉर्म क्या करना चाहिए, मतलब 80 करोड़ में से कई लोग क्या होता है, ये 80 करोड़ सारा इसको पास करना, वापस ब्याज से वापस आए तब मजा आए। लेकिन आप लोग जानते हो सब ईमानदार लोग नहीं होते, कई लोग पैसे वापस नहीं चुकाते। माल्या भी तो होता है, विजय माल्या भी तो होते हैं, विजय माल्या जैसे लोग भी होते हैं, विजय माल्या जैसे भी लोग होते हैं। बाकी कुछ सिंपल बिजनेसमैन भी होंगे जो अपना पैसा वापस टाइम पर चुका देंगे, लेकिन विजय माल्या भी होंगे, और भी कई सारे ऐसे होते हैं जो पैसे वापस नहीं दे पाते। तो ये जो बैंक का पैसा समझ लो 80 में से 8 करोड़ रुपए ऐसा था माल्या टाइप का, ये डूब गया, ये वापस नहीं लौटा रहा इसको। तो जो पैसा वापस नहीं लौटा रहा उसको ही क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। क्या कहते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ऐसा असेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर असेट था लोन तो इसको परफॉर्म करना था, इसको ब्याज कमा के लाना था, लेकिन अभी ब्याज तो सोचो मूल राशि वापस नहीं आ रही प्रिंसिपली, तो ये असेट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट। समझ के बात को, कुछ भी नहीं है यार, ये बैंक लोन दे रहा है, लोन का जितना पैसा वापस नहीं चुका रहे वही एनपीए कहलाता है। सिंपल सी बात है, तो आम आदमी जिंदगी में होता है, गाँव में भी आपने किसी को दोस्त को उधार दिया, वो पैसा वापस नहीं चुका है, वही आपका क्या है, एनपीए। तो बताओ एनपीए अच्छा है बुरा है? अब तो सबको पता है, तो बैंक के लिए तो बहुत बुरी बात है। अगर बैंक के पास ऐसा बैंक समझ लो, बैंक को तो अब इसने ये 100 करोड़ रुपए वापस चुकाने ब्याज से, अगर इसका पैसा ये 8 करोड़ रुपए से नहीं आएगा, एनपीए ज्यादा हो गया, ये नहीं आएगा, तो बैंक इस डिपॉजिटर को पैसा कहां से लौटाएगा? तो एक दिन ऐसा थोड़ी चलेगी दुकान, फिर तो क्या हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, बैंक बंद हो जाएगा। इसलिए एनपीए कम होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो देखो जानते हो आप, जब इतना बड़े मात्रा में बैंक लोन देते हैं तो कुछ ना कुछ तो एनपीए होना ही होना है, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसे, लेकिन वो कम से कम हो, कंट्रोलेबल हो तो ठीक माना जाता है। तो यहां तक हमारी बात होगी, ठीक है सर। पर अब ये लोन कब तक नहीं चुका है? जैसा आपने आपको दोस्त को उधार दिया पैसा, अब वो साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 20 साल तक नहीं दे, तो इसको एनपीए कब मानेंगे? तो इसकी भी लिमिट होती है। ये डिपॉजिट आया, ये इसने लोन दिया सपोज करो 100 करोड़ का, अब इसको ये पैसा, आप जानते हो बैंक लोन देने के बाद ईएमआई बांध देता है। क्या करता है, ईएमआई बांध देता है, हर महीने की इंस्टॉलमेंट बांध देता है। तो अगर जो लोन जब चुकाना है इसको, सपोज करो 1 अप्रैल को इसको लोन की किस्त बढ़नी थी, अगर इसकी 90 दिन तक भी किस्त ना भरे तो उसको एनपीए की
परिभाषा में डाल दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये 90 दिन की कट ऑफ मान रखी है कि भाई अगर 90 दिन तक कोई पैसा जिसका ड्यू था, भाई सपोज करो कई बार इमरजेंसी में एक आध किस्त तो नहीं चुका पाता, कई बार सैलरी टाइम पर नहीं मिली, कोई बात होगी तो एक किस्त में 2 किस्त नहीं दी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 90 दिन तक, जिस दिन उसकी ड्यू डेट थी उसके 90 दिन तक, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट तक, 3 मंथ तक अगर पैसा वापस नहीं चुकाता या इंस्टॉलमेंट नहीं भरता, तो तब जाके बैंक उसको क्या करता है, एनपीए की परिभाषा में डाल देता है, एनपीए मान लेता है। तो एनपीए की क्या परिभाषा है दोस्तों, एनपीए की परिभाषा है 90 दिन। अगर 90 दिन के तक जिसको लोन चुकाना था जिस डेट को, उसके 90 दिन तक भी वो लोन पेमेंट नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं एनपीए। लेकिन दोस्तों एग्रीकल्चर में इसका थोड़ा सा अपवाद है। एग्रीकल्चर में आप लोग जानते हो कि जो एग्रीकल्चर लोन होता है ना, बेसिकली वो मंथली ईएमआई पर नहीं होता। आप जानते हो किसान के पास मंथली पैसा आने का कोई जरिया नहीं होता। किसान के पास सामान्यतः 2 ही सीजन में पैसा आता है। कब? जब जुलाई में वो खरीफ की फसल बोएगा और दिवाली के टाइम पर खरीफ की फसल काटेगा। ठीक है, खरीफ की फसल जब तैयार हो जाएगी, और अप्रैल के आसपास गर्मी में जब वो रबी की फसल क्या करेगा, हार्वेस्ट करेगा। ये 2 ही सीजन में किसान के पास पैसा आता है। बाकी किसान से आप अगर से पैसे मांगो कहाँ से लाएगा, उसके पास कोई जरिया नहीं है, कोई मंथली इनकम तो है नहीं। उसके बाद 2 ही टाइम जो सीजन में उसकी क्रॉप तैयार होती है, 2 ही टाइम पैसा आता है। इसलिए एग्रीकल्चर में दोस्तों ये क्रॉप सीजन चलता है। क्या करता है, क्रॉप सीजन। तो क्रॉप सीजन में कहते हैं कि भाई सामान्यतः एक क्रॉप सीजन तक अगर किसान चुका नहीं पा लोन, सपोज को इसको है ना जून में देना था, लेकिन अगर ये जो खरीफ की फसल तैयार होगी दिवाली अक्टूबर नवंबर में, तब ये नहीं चुका पा रहा, तो उसको क्या कहते हैं, इसको एनपी में मानते हैं। तो एग्रीकल्चर में अपवाद है। एग्रीकल्चर मंथली नहीं देख के क्रॉप सीजन देखते हैं। साल में 2 क्रॉप सीजन मानते हैं हम। तो अगर एक क्रॉप सीजन मतलब लगभग 6 महीने का टाइम हो गया, अगर 6 महीने तक भी वो किस्त नहीं चुकाया, तब उसको एनपी मानेंगे। लेकिन कुछ फसलें लॉन्ग टाइम की होती है जिनमें जाना क्रॉप सीजन बहुत लंबा होता है। जैसे ये तो मैं बता रहा हूँ सोयाबीन के लिए, सरसों के लिए, तो क्या होता है 2-3 महीने में तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे गन्ना है, गन्ने की फसल एक साल में तैयार होती है, उसका क्रॉप सीजन 1 साल का होता है, 1.5 साल का होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म की फसल है तो उसके लिए एक क्रॉप सीजन, और इसके लिए जो शॉर्ट टर्म क्रॉप है उसके लिए 2 क्रॉप सीजन तक अगर कोई लोन नहीं चुका पाता है तो फिर किसान का वो लोन माना जाता है। यहां तक एनपीए की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगी हो तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एनपीए इज ए लोन या एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट हैज रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डे। एनपी क्या एक लोन है, एडवांस है, जिस पर जो प्रिंसिपल राशि और इंटरेस्ट दोनों आने थे वो 90 दिन तक नहीं आए, 90 दिन तक ड्यू चल रहे हैं, तो उसको हम एनपीए कहते थे। ये सिंपल है। एग्रीकल्चर इसका अपवाद है। ठीक है, बैंक का मुख्य काम क्या होता है, आम जनता से जो लोन डिपॉजिट लेके लोन देना। ठीक है, परंतु कई बार ऋण वापस नहीं आ पाता, तो आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दे रखी है कि अगर 90 दिन तक नहीं आएगा तो उसको क्या कहते हैं, एनपीए कह देंगे। फिर इसके बाद में एसेट की क्वालिटी बताऊंगा, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन 1 मिनट के लिए देख लो कि आप 90 दिन के लिए शॉर्ट क्रॉप ड्यूरेशन के लिए 2 क्रॉप सीजन होता है, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप होती है ना, जैसे गन्ना वगैरह, उनके लिए 1 क्रॉप सीजन तक अगर पैसा नहीं चुका है तो उसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एनपी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बेसिकली देखो, असेट कई प्रकार के होते हैं। असेट मतलब जो बैंक ने लोन दिया है, ये कई के प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड असेट होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड असेट मतलब इसका जो लोन, जो प्रिंसिपल है, वो इंटरेस्ट है, वो टाइम टू टाइम आ रहा है, किस्त बांधी थी हर महीने किस्त जमा हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मजेदार है, ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है। एक था एनपीए। एनपीए क्या होता है, 90 दिन तक अगर क्या हुआ, 90 दिन तक जो उसका लोन था वो ड्यू है, तो इसको क्या कहते हैं, एनपीए कहते हैं। तो बीच में ये कंसेप्ट बताया भाई, ये 90 दिन तो ये टाइम पे चुका रहा है, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ होना चाहिए ना। सपोज करो एकदम से बैंक को 90 दिन बाद पता चल रहा है कि है ना मेरा तो पैसा लोन नहीं आ रहा, तो बैंक को शुरुआत से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो बीच का जो 90 दिन का गैप है ना, इसको भी बांटो। इसको कहा गया स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या कहते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट। सपोज को किसी को 1 तारीख को पैसा देना था लेकिन उसने नहीं दिया, तो अब चिंता करने लग, बैंक को चिंता हो जानी चाहिए कि यार ये तो पैसा नहीं दे रहा, तो उसको फिर क्या करो, मॉनिटरिंग बढ़ा दो, उससे बातचीत करो, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं दे रहे ऐसे। तो इसके लिए अलग से क्या किया कि स्पेशल मेंशन अकाउंट का कंसेप्ट ले गया है कि अगर जो लोन देना था उसके अगर 30 दिन तक लोन नहीं दिया तो इसको डाल दो SMA 0 में। क्या करो, SMA 0 में, स्पेशल मेंशन अकाउंट। भाई देखो, जो अकाउंट
जो लोन दिया बैंक ने वो स्टैंडर्ड से एसएमए में जाएगा सपोज करो, तो वही तो आगे जाके एनपीए बनेगा। पहली किस्त नहीं देगा वही तो आगे जाके तीसरी किस्त, तीन किस्त नहीं देगा एनपीए में बनेगा। तो उसको क्या करो, पहली किस्त से मॉनिटरिंग करने लग जाओ। पहले क्या होते थे, बैंक तीन किस्त नहीं दिया तब तक जाग जाने थे, सोए रहते थे। तो इसमें तो आरबीआई ने बताया कि भाई नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप पहले से क्या करो, मॉनिटरिंग बढ़ाओ। जब से 30 दिन हो जाए मान लो सपोज करो, तो उसको क्या करो, उसको एक अलग से अकाउंट बना दो, एसएमए जीरो, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो कह दो उसको, ताकि उसकी मॉनिटरिंग अब ज़्यादा बढ़ाई जा सके, क्योंकि आगे जाके ये एनपीए होगा। फिर एक ऐसे एसएमए वन होता है। एसएमए वन दोस्तों ये होता है 31 से 60 दिन तक। अगर 31 से 60 दिन मतलब अगले महीने भी उसने पैसा नहीं चुकाया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी, अब दूसरी भी नहीं दी, तो उसको क्या कर दो, एसएमए वन कह दो, इसकी मॉनिटरिंग और ज़्यादा की जाए। फिर अगर इसने है ना और नहीं दिया, 61 से 90 दिन तक भी नहीं दिया, तो इसको डाल दो एसएमए टू कैटेगरी में, कहेंगे इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट टू। मतलब ये अब एनपीए होने वाला है। तो ये एसेट का आपने मोटा मोटी क्राइटेरिया देखा, स्टैंडर्ड एसेट, स्पेशल मेंशन अकाउंट हो गया, एनपीए भी। अब फिर आगे कई प्रकार के एनपीए होते हैं। एनपीए अकाउंट को देखो, स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं, इन तीनों को मिला के एसएमए जीरो, स्टैंडर्ड अकाउंट जिसका टाइम टू टाइम लोन दे चुका रहा, जो 0 से 30 दिन तक लोन नहीं दे रहा, ये 31 से 60 दिन तक लोन पेमेंट नहीं कर रहा, ये 61 से 90 दिन तक नहीं दे रहा। एनपीए क्या हो गया, एनपीए जो हो गया 90 दिन से ज़्यादा तक लोन ना चुकाए। फिर एनपीए को भी आगे दोस्तों कई सारे उसमें आगे टाइप में बांटते हैं, जैसे कि सब स्टैंडर्ड। एनपीए की कैटेगरी है ये सब स्टैंडर्ड। मतलब अगर कोई अकाउंट एनपीए हो गया सपोज करो और 12 महीने तक एनपीए रहे, भाई सपोज करो एनपीए तो आज हो गया 3 महीने में, हो सकता है चौथे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने में किस्त दे दे वो, लेकिन नहीं दिया उसने, वो अकाउंट कंटिन्यू एनपीए रहा 1 साल तक, तो उसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड अकाउंट। सब स्टैंडर्ड अकाउंट किसको कहते हैं, जब कोई अकाउंट एनपीए हो जाए फिर उसके 12 महीने बाद, मतलब एक तरह से 15 महीने तक किस्त नहीं दी इसने, क्या नहीं दी, ये एनपीए के 3 महीने, सब स्टैंडर्ड के 12 महीने, टोटल 15 महीने तक जो किस्त नहीं दे रहा उसको क्या कहेंगे, सब स्टैंडर्ड कहेंगे। अब उसके बाद आता है डाउटफुल। डाउटफुल उसको कहते हैं दोस्तों जब कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड में भी 12 महीने रह जाए, मतलब किसी अकाउंट को सब स्टैंडर्ड घोषित कर दिया, उसके भी 12 मंथ तक, 12 मंथ तक वो किस्त पेमेंट नहीं करे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाउटफुल अकाउंट, डाउटफुल कहते हैं। और फिर एंड में है ना लॉस्ट होता है एक तरह से, जब जो बैंक का ऑडिटर वगैरह होते हैं वो चेक करें कि भाई ये पैसा तो अब क्या करो, आपका ये मान लो डूब गया, अब ये पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा, लॉस हो गया, तो इसको क्या मान लो, लॉस्ट अकाउंट मान लो, अब उम्मीद मत करो। देखो शुरू में एनपीए होता है तो बैंक को थोड़ा सा वो होता है उम्मीद, आदमी तो 2 महीने बाद ही पैसा वापस आ जाएगा। तो शुरुआत में देखो वही बात है, आपने किसी को पैसा दिया 1 साल तक नहीं लौटाया तो थोड़ा चिंता कम, 2 साल तक नहीं लौटाया तो थोड़ा ज़्यादा चिंता, 5 साल तक भी नहीं लौटाया तो और ज़्यादा चिंता। तो ऐसे ही ये क्या होता है, इसी ऑर्डर में जमा रखा है। सब स्टैंडर्ड किसको कहेंगे, जब एनपीए रह जाए साल भर तक, फिर वो अगर सब स्टैंडर्ड भी 1 साल तक रह जाए तो उसको डाउटफुल कहेंगे। और फिर एंड में जब आदि खड़ा कर दे बैंक का कुछ जो ऑडिटर है, वो चेक कर ले कि भाई अब तो जो संस्था है जहाँ भी लोन दिया था ये लोन वापस आने की संभावना जीरो है, इसको आप क्या करो, लॉस्ट कर दो, भूल जाओ, मतलब भूल जाओ कि ये पैसा आपने कभी उधार दिया था। देखो बेच भी रिकवरी नहीं हो पाएगी, जो संपत्तियां हैं उसकी गिरवी रख रही है वो भी बेच दो तभी रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ आप पैसे को। ठीक है, यहाँ तक तो अकाउंट की क्लास में क्या क्या देखा आपने। जो बैंक ने लोन दिया उसको असेट का, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड असेट है, जो क्या कर रहे हैं उस पर टाइम टू टाइम लोन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आ रहा है, ईएमआई टाइम पे भर रहा है कुल मिला के आदमी, ठीक है। फिर उसके बाद आया क्या कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, जो क्या कर रहे हैं 0 से 90 दिन तक किस्त नहीं भरे, 3 किस्तें थी, किसी ने 1 नहीं दी, किसी ने 2 नहीं दी, किसी ने 3 नहीं दी, तो इसकी भी कैटेगरी होती है एसएमए जीरो, जो क्या करे 0 से 30 दिन तक किस्त ना भरे, मतलब फर्स्ट किस्त नहीं भरी इसने। फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट वन, जो 31 से 60 दिन तक लोन नहीं भरे, मतलब ये 2 किस्त नहीं चुकाए, 2 ईएमआई इसने नहीं चुकाई। इसके बाद एसएमए टू, ये क्या करेगा, ये 61 से 90 दिन तक लोन नहीं चुका था, मतलब 3 किस्त नहीं चुकाए। अगर ये 3 नहीं चुकाए तो एसएमए टू फिर क्या बदल जाएगा, एनपीए में बन जाएगा। एनपीए क्या होता है, 90 दिन तक लोन ना चुकाए, 90 दिन तक लोन जो ड्यू था उसको पेमेंट नहीं करे। इसके भी फिर भाई कई सारे थे, किसे कहता है सब स्टैंडर्ड। अगर कोई अकाउंट एनपीए हो गया और 12 महीने तक एनपीए ही है रेगुलर, फिर भी किस्त नहीं चुका रहा, तो उसको क्या कह देंगे, सब स्टैंडर्ड कह देंगे। फिर डाउटफुल, कोई अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो गया और उसके भी 1 साल तक फिर पैसा नहीं आया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको डाउटफुल कहेंगे। और फिर एंड में होता है लॉस्ट, भूल जाओ। भूल कैसे जाओ,
भूल जाओ मतलब जब आरबीआई का जब एडिटर या बैंक का अपना ऑडिटर ही कह दे कि भाई जिसको लोन दिया था इसकी संपत्ति कुछ गिरवी रख रही है, इसको बेच दो, कर दो, कुछ भी कर दो, तब भी पैसा तो वापस नहीं आ पाएगा, इतना इसके संपत्ति में दमी नहीं है, मतलब तो उसको क्या कहते हैं, लॉस्ट अकाउंट कहते हैं भाई। भूल जाओ इसको, अब ये पैसा तो वापस नहीं आएगा। ये इसका क्लासिफिकेशन था, हमने इसको डिटेल में देखा। एक और क्लासिफिकेशन होता है दोस्तों, असेट स्टैंडर्ड। एक होता है स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस मतलब वही तनाव में आ गई चीज, पैसा टाइम टू टाइम आ रहा था, स्ट्रेस स्टैंडर्ड में तो आ रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन अब इसमें कोई दिक्कत होगी, टाइम टू टाइम आ गया, लेकिन अब इसमें स्ट्रेस एसेट में क्या होगी, दिक्कत होगी, कोई ना कोई तनाव में है चीजें। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें एक तो होता है एनपीए, ये एनपीए वाली पूरी कहानी इसमें आ जाएगी, जितने भी एनपीए है इसमें क्या हो जाएगा, ये तो पैसा आ ही नहीं रहा ना, तो ये तो स्टेट है ही सही, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस्ट। लेकिन साथ में दोस्तों इसमें एक आता है रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट। रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट ये समझेंगे रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। देखो सपोज करो ये बैंक है, ये इस बिजनेसमैन को 100 करोड़ रुपए दिया लोन, ठीक है, बिजनेस कर, इसने प्लान लगाया, कुछ दिन इसने किस्त भरी 2-4 महीने तक, लेकिन फिर बाद में इसका धंधा क्या होगा, चौपट हो गया, मंदी आ गई, इसको लगा ही नहीं चुका पा रहा, तो अब ये पैसा चुका नहीं पाएगा, तो ये एनपीए में आ जाएगा। तो भाई ये एनपीए में आ जाएगा तो आगे जाके बिल्कुल फेल हो जाएगा, डूब जाएगा। तो बैंक इससे पूछेगा भाई क्या, कि ठीक है तू भाई 100 करोड़ नहीं दे पा रहा, तो एक दादा एक काम कर, 100 करोड़ दिए थे इसने सपोज करो 10 साल के लिए, और कुछ ईएमआई आए होगी कुछ किसी बंदे को, ठीक है तुम अभी नहीं चुका पा रहे, तुम्हारे बैंक धंधे की स्थिति खराब है, तो एक काम करो मैं इसको 15 साल के लिए कर देता हूँ, जो तुम्हारी किस्तें बंदी हुई है 10 साल के लिए, मैं तुमको क्या कर देता हूँ, उस किस्त को 15 साल के लिए कर देता हूँ। सपोज करो इंटरेस्ट 10% था, तो मैं इंटरेस्ट क्या कर देता हूँ, उसको 8% कर देता हूँ, ताकि तुम्हारी किस्तें कम बढ़ जाए, तुम आराम से बैंक को पैसा चुका पाओ। तो जो बैंक ये प्रयास करता है ना, किसी का जो लोन का टेन्योर है उसको बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर देता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं कि बैंक ने लोन क्या किया, लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया। क्या कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया, इसी को कहते हैं लोन स्ट्रक्चरिंग। तो लोन स्ट्रक्चरिंग दोस्तों एक तरह से कहने का तनावफुल चीज है, कहने का ऐसा लग रहा है जोखिम में है, पैसा डूबने की संभावना है, एनपीए होने की संभावना है। आज तो ठीक है इसको एक आर्टिफिशियल क्या इंजेक्शन दे दिया, लेकिन आगने वाले टाइम में ये वापस से एनपीए हो सकता है, इसलिए इसको भी क्या मानते हैं हम, स्ट्रेस्ड अकाउंट का ही पार्ट मानते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर कि हमने देखा था जो स्ट्रेस अकाउंट में बताया था ना, स्ट्रेस्ड एसेट, इसमें एनपीए हो गया, इसके बाद में इसको क्या कहते हैं, इसमें है ना रिस्ट्रक्चर्ड लोन भी इसी माना जाता है, और राइट ऑफ लोन भी इसी माना जाता है, राइट ऑफ करना। एक कंसेप्ट समझ लो, रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब समझ गए होंगे आप, एक होता है बैंक द्वारा लोन का राइट ऑफ करना, लोन को क्या करता है, राइट ऑफ कर देता है। ये कई बार विवादों में रहता है, विपक्ष के जब भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर हमेशा कहते हैं कि बैंक ने इतना बिजनेसमैनों को इतना पैसा राइट ऑफ कर दिया, उतना कर दिया, तो ठीक है इसको देखते हैं कमेटी से, वही बैंक इसने क्या किया, ये एक बिजनेसमैन को लोन दे दिया, ठीक है। अब बैंक के जब लोन देगा तो इसका वो जो मैंने कहा था बैलेंस शीट है उसमें लिखेगा, नहीं लिखेगा, बैलेंस शीट में ये एंट्री करेगा, कहाँ करेगा, एसेट में करेगा, एसेट में करेगा, ठीक है इसका। लेकिन कई टाइम तक पैसा नहीं आया, सबको 2 साल तक पैसा नहीं आया, एनपीए चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 4 साल तक पैसा नहीं आया, तो क्या होता है दोस्तों, जब बैंक टैक्स बढ़ता है ना, टैक्स, तब इसकी बैलेंस शीट में जो ये एसेट है ये परफॉर्म नहीं कर रहा, पैसा नहीं आ रहा है इसको, तब भी इसकी एसेट की गिनती होगी, इस एसेट की गिनती होगी, और इसके आधार पर बैंक को क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि भाई अगर जब बैंक को ऐसा लग जाए कि ठीक है ये पैसा नहीं आ रहा टाइम पर, तो इस जो अकाउंट को क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। राइट ऑफ करने का मतलब है इसकी बैलेंस शीट से इसको हटा दो। अब ये क्या करेगा, बैंक अपनी बैलेंस शीट में इस डेटा को, इस अकाउंट को नहीं शो करेगा, इसको कहते हैं टेक्निकली राइट ऑफ कहते हैं। अब इससे क्या होता है, जो ऑपरेशनल क्या कहते हैं, राइट ऑफ का मतलब माफी हो गया, जो लोन था वो माफ कर दिया एक तरह से। जब अपने रिकॉर्ड में आप दिखाई नहीं दे तो क्या कर रहे हो, आप एक तरह से लोन माफ कर रहे हो। तो ऐसा दोस्तों लोन माफी नहीं होता राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का सीधा सा मतलब है आपने बैलेंस शीट से डालिया, अभी भी गवर्नमेंट या बैंक उसको क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है, वसूल करने का प्रयास करता है।
वो केवल एक टेक्निकल टर्म है, राइट ऑफ करना। आरबीआई की सेट गाइडलाइन है, कोई अपनी मर्जी से बैंक नहीं कर सकता। एक आरबीआई की सेट गाइडलाइन है पहले से, काफी टाइम से। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक अपने अकाउंट को राइट ऑफ कर सकता है। और राइट ऑफ का मतलब माफी नहीं है, वेवर नहीं है। राइट ऑफ का मतलब केवल इतना है कि हम जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम था ना, उस अकाउंटिंग से उसको हटा दिया, हम उसको बैंक उसको अब भी रिकवर कर सकता है। तो ये भी एक तरह से क्या माना जाता है, इससे असेट ही माना जाता है। अब आप लोग यहाँ तक पूरी राम कहानी समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एक होता है प्रोविजनिंग का कंसेप्ट, समझ लो, एनपीए प्रोविजनिंग। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एक एक शब्द बाई शब्द सीख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। भाई एनपीए प्रोविजनिंग क्या होता है, तो वही बैंक 100 करोड़ जब होता है, 100 करोड़ लोन दिया। अब इसमें सबको 5 करोड़ ये लोन क्या हो गया, एनपीए हो गया। तो दोस्तों बैंक क्या करता है ना, जब बैंक का कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो इसका मतलब है कि भविष्य में वो पैसा डूब सकता है। अभी तो नहीं डूबा, एनपीए का मतलब होता है डूबने की तरफ बढ़ रहा है। तो बैंक को आरबीआई ने आदेश दे रखा है कि भाई जब भी कोई पैसा आपका है ना ऐसे एनपीए बन जाए ना, तो इसके अगेंस्ट क्या करो, कुछ पैसा अपने पास सेव में रखो। जैसे बैंक से उसको बैंक ने प्रॉफिट कमाया, अब एक तरीका है ये तो पैसे को उड़ा दो, डिविडेंड दे दो शेयर होल्डर को, या कहीं और निवेश कर दो, नई नई क्या करो, नई ब्रांच वगैरह खोल लो, ये भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर सपोज कोई 5 करोड़ रुपए एकदम से नहीं आएगा तो फिर उस टाइम क्या होगा, उस टाइम बैंक को कहाँ से चुकाएगा डिपॉजिट का पैसा। तो अभी से क्या करो, कुछ पैसा बचा बचा करके, वही बात है जैसा कि मान लो हमारा कोई पैसा कहीं लोन में डूब रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा उसके अगेंस्ट में सेव करके रखेंगे अलग से, ताकि अगर कभी वो पैसा डूब भी जाए अचानक से, तब भी हमारे पास एक छोटा अमाउंट एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाए। तो यही आरबीआई गाइडलाइन है कि भाई जो एनपी है ना, जब भी कोई अकाउंट एनपी जाता है तो उसके अगेंस्ट आप कुछ प्रॉफिट में से कुछ पैसा एक साइड रखो। 25% भी हो सकता है, ये 50% भी हो सकता है। ये आरबीआई गाइडलाइन कहते हैं, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो इसी को कहते हैं एनपीए की प्रोविजनिंग करना। क्या करना, एनपीए की प्रोविजनिंग करना, कि आपको जो एनपीए अकाउंट हो उसके बदले में कुछ पैसा एक साइड में रखो, ताकि अगर वो भविष्य में एनपीए से 1 रुपया भी नहीं आए, तब भी वो जो पैसा सेव करके रखा है उससे आप डिपोजिटर को पैसा चुका सकते हो। दिस इज कॉल्ड एनपीए प्रोविजनिंग करना। ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। एनपीए प्रोविजनिंग में हर बैंक ये प्रोविजनिंग करता है, और आरबीआई का गाइडलाइन है, आरबीआई का ऑर्डर है ये। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है बात। तो हम फिर और आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी के रूप में रखेगा, फॉर सिक्योर्ड लोन का मान 50% होता है और अनसिक्योर्ड लोन की 25% होता है। अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, इट विल लोअर द लैंडिंग कैपेसिटी। अब इसका नुकसान क्या है, देखो अभी मैं बताता हूँ। पहले तो हमने एक और शब्द आता है, एक तो आता है ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए वर्सेज नेट एनपीए। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं आज बता देता हूँ, दोनों में अंतर है। एक तो होता है दोस्तों नेट एनपीए है, एक होता है ग्रॉस एनपीए जीएनपीए। इनमें अंतर क्या है, तो अंतर बस इतना ही है। ये बैंक था, इसने 100 रुपये क्या किया, 100 करोड़ डिपॉजिट ले लिया, 100 करोड़ ही क्या किया, इसने लोन दे दिया। ठीक है, कुछ तो इसने चुकाया, सपोज 95 करोड़ तो टाइम टू टाइम पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन 5% क्या हो गया, 5 करोड़ रुपये क्या हो गया, एनपीए हो गया। ठीक है, तो जो ये जितना पैसा बैंक का एनपीए हो रहा है 90 दिन से ऊपर नहीं आ रहा, उस टोटल अमाउंट को कहते हैं ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए टोटल अमाउंट को दर्शाता है, और टोटल अमाउंट जो बैंक के 90 दिन से ज़्यादा तक पेंडिंग चल रही है, पैसा नहीं आ रहा, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, उसको ग्रॉस एनपीए कहते हैं। लेकिन सपोज करो, ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि प्रोविजनिंग का प्रावधान रहता है कि भाई इस लोन के अगेंस्ट, इस एनपीए के अगेंस्ट कुछ प्रोविजन रखना पड़ेगा, साइड में एक पैसा रखना पड़ेगा। सपोज करो ये पैसा मान लो, ये आरबीआई की गाइडलाइन है 3 करोड़ रुपए का, तो 3 करोड़ का इसने अलग से पैसा रख दिया। तो अगर जो ये प्रोविजनिंग का पैसा रख दिया, एक तरह से ये क्या हो गया, उसके अगेंस्ट में हमने पैसा बचा लिया। तो अगर ये प्रोविजनिंग का पैसा हटा लेते ना, जो प्रोविजन जितना भी किया ना बैंक ने, तो उसको हटाने के बाद इसको कहते हैं नेट एनपीए। ठीक है, तो अगर टोटल एनपीए में से अगर हम जो प्रोविजन का पैसा हटा दें तो उसको नेटिव एनपीए कहते हैं। जैसे इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस कंडीशन में जो ग्रॉस एनपीए तो 5 करोड़ है, और जो नेट एनपीए है वो 2 करोड़ रुपये है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसका दोस्तों ये प्रोविजनिंग का इसलिए खराब है कि जो ये 5 करोड़ रुपए सपोज करो ये आते, ये 3 करोड़ रुपए प्रोविजन रखा है, ये आगे बैंक चाहता तो लोन दे सकता था। अगर ये प्रोविजनिंग का कंसेप्ट नहीं होता, ये प्रोविजन नहीं होता, तो इस पैसे को बैंक क्या करता, आगे लोन देता। लेकिन बैंक का ये 5 लाख करोड़ तो अटका, जो अटका ही अटका, इस 5 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ और अटक के, तो ये आगे बैंक की लेंडिंग जो कैपेसिटी है ना वो घट जाती है। 5 करोड़ तो एनपीए हुए, जो तो आए हुए वो नहीं आएंगे, तो उनको लोन देगा नहीं। साथ में इसने 5 करोड़ में 3 करोड़ रुपए और उड़ जाती प्रोविजन के नाम पर, भाई आप इसको अलग से सेट करो।
तो इसकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसको कहते हैं दोस्तों हम कहते हैं नेट प्रोविजनिंग और ग्रॉस वर्सेस नेट एनपीए। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है बच्चों को, ग्रॉस एनपीए किसे कहते हैं। तो मैंने बताया टोटल अमाउंट जो एनपीए हुई है उसमें से जो प्रोविजनिंग की राशि अलग से रखी है बैंक ने उसको उठा दो तो नेट एनपीए कहलाएगा। कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट में हमने बात कर ली, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, 2014 में आरबीआई ने इसको लॉन्च किया गया था। बेसिक उद्देश्य क्या था? बेसिक उद्देश्य जो स्पेशल मेंशन अकाउंट का था दोस्तों, जैसे ये 0 डे है, यहाँ पर इसको किस्त चुकानी थी लेकिन 90 दिन तक नहीं चुकाया, तो ये 90 दिन बाद क्या हो जाएगा? एनपी हो जाएगा। तो भाई 90 दिन बाद एकदम से बैंक जगेगा कि मेरा अकाउंट एनपी हो गया? तो नहीं, पहले से आप सचेत हो जाओ, पहले से अवेयर हो जाओ। अर्ली वार्निंग के लिए, अर्ली वार्निंग, पहले चेतावनी मिल जाए बैंक को कि ये खाता एनपी हो सकता है। तो ऐसे में जीरो का कंसेप्ट आया। जैसे ही कोई अकाउंट स्टैंडर्ड से ऐसे में जीरो में जाए तो बैंक के कान खड़े हो जाने चाहिए कि इसने एक इंस्ट्रूमेंट नहीं चुकाया, अब इससे क्या करो, चर्चा करो, डिस्कस करो, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पैसा चुका रहा। ये ऐसे में जीरो आगे 1 में बदलेगा, फिर ये 2 में बदलेगा और यही फिर एनपी होगा। तो पहले से सिग्नल मिल रहा है आपको अकाउंट का, पहले से सिग्नल मिलता है कि ये अकाउंट आगे जाके एनपी हो सकता है, इसको अभी से रोक लो, इससे क्या करो, अभी से कंट्रोल कर लो, तो तुम्हारा ये अकाउंट आगे जाके एनपीए नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 में क्या किया, ये कंसेप्ट लेके आए थे स्पेशल मेंशन अकाउंट का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई हमारी। क्लास में बताया दिया हमने, ऐसे में 0 है, 1 है, 2 है। प्रॉब्लम तो है से भाई, जब भी बैंकिंग में क्षेत्र में क्या होगा, एनपीए बढ़ना बहुत चिंता की बात है। बैंक में एनपीए बढ़ना बहुत चिंता की बात है। एनपीए मतलब बैंक का पैसा डूब रहा है, नहीं डूब तो रहा है तो फिर वो डिपॉजिट को तो पैसा लौटाना है उसको। सपोज करो 1 मिनट के लिए मान ले ये बैंक है, इसके पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट आया और 100 ही इसने लोन दे दिया। अब इस पर सपोज करो 4% पाई है, 104 करोड़ रुपए लौटाने इसको, ठीक है। अब इसने 100 करोड़ रुपए लोन दे दी 8% पर, तो ये 108 करोड़ आने तक, ठीक है। तो ये बैंक क्या करेगा, 108 करोड़ कमाएगा, 104 करोड़ रुपए इसको वापस दे देगा, 4 करोड़ इसका जो खर्चा होगा एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह करके काम चला लेगा। लेकिन सबको 108 में से 5 करोड़ डूब गया, 5 करोड़ एनपी हो गए, तो अब इसके पास तो 103 करोड़ ही आया है और चुकाने इसको 104 करोड़ है, कैसे चलेगा काम? ऐसा नहीं चल पाएगा ना। देर पे क्या होगा, बैंक की स्थिति कमजोर होती जाएगी और बैंक डूब जाएगा। तो ये बहुत बुरी बात है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट में मैंने बताया था, आरबीआई की रिपोर्ट आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, क्या आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, एफएसआर करके नाम लेता है, साल में 2 बार आती है। इस एफएसआर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भाई जो 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 अभी मार्च 2023 तक का डेटा आया था उसमें 3.9% रह गया क्या उसका बैंकों का एनपीए। तो ये ठीक है, कंट्रोलेबल मैनेजेबल स्थिति में लगभग 4%, 3-4% के आसपास होना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती। लेकिन 6%, 7%, 8% ये बहुत चिंताजनक बात है। बीच में हमारा बैंकिंग का जो एनपीए था ना 10% तक हो गया था, 10% को भी क्रॉस कर गया था, तो वो बहुत बुरी बात थी, उसके लिए बैंक का बहुत नुकसान हो सकता था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने और आरबीआई ने जो क्या कहते हैं उसको एनपीए को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। आज हमने एनपीए डेफिनेशन वगैरह बेसिक कंसेप्ट समझ लिए। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तब बात करेंगे कि कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। इंश्योरेंस बैंक्रप्सी कोड पढ़ेंगे, बेड बैंक पढ़ेंगे और भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।